So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सी ऐप. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आज के जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं. तो देखो, पहला जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एलिफेंट कम्युनिकेशन. अगर आप देखोगे तो जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मतलब एनवायरनमेंट के टॉपिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम एनिमल बिहेवियर बोलते हैं. बिकॉज प्रीलिम्स में, मेंस में तो कुछ नहीं आता. एनिमल बिहेवियर पे पहले प्रश्न पूछा है तो बेसिक कुछ पॉइंट्स देखेंगे. हवाई आइलैंड, इसमें रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हवाई आइलैंड की बात अगर किया जाए. फिर कोकोआ प्रोडक्शन, जोग्राफी का टॉपिक है. देन वी हैव अनलॉकिंग क्लाइमेट फाइनेंस, द रोल ऑफ आर्टिकल 6. आर्टिकल 6 है और इस पर पहले भी डिस्कशन हमारा हो चुका है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स देखेंगे. तो ये भी एनवायरनमेंट का टॉपिक आ जाता है. द कंट्रोवर्शियल बेल कंडीशंस की बात अगर किया जाएगा तो ये सोसाइटी प्लस पॉलिटी, दो चीज़ों से जो है आपका लाइक द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. देन द अदर टॉपिक इज अबाउट द कॉम्बैटिंग फॉरेस्ट फायर्स. नाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड रिलेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक इफ देयर इज अ स्प्रेड इन द वाइल्ड फायर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइल्ड फायर, ऐसा कुछ प्रश्न आपके लिए बनता है. और दे कैन आस्क यू अबाउट द अप्रोच दैट कैन बी फॉलोड. क्या अप्रोच आपका हो सकता है दैट कैन बी फॉलोड, द अप्रोच दैट कैन बी फॉलोड through which we can control this forest fire. So this is also a very important topic in the context of environment and basically what has happened in California, Los Angeles वाला जो इलाका है वहाँ पे. तो एक ये आ जाता है. देन वी हैव वियतनाम एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स लैंडस्केप, ये एक टॉपिक आ जाता है. तो दैट ऑल्सो विल डिस्कस. फिर जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ वो आपका रहेगा. क्वेश्चन आज का देखो, द डीप सी माइनिंग इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट विदाउट कॉस्ट. Now this is a very interesting aspect that you have to answer it properly, because they are asking you about like they are asking you to write like they are asking you to write about the deep sea mining. At the same point of time they are also asking you to connect with the harmful impact of the deep sea mining and why we are doing this deep sea mining and why it is needed for economic growth. So that is there. So you have to write it down and you can also send your answer to this course जो कि आकलन प्लस है, उसका हिस्सा बन सकते हैं. कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज जरूर से करें. लेट्स सी ये आपका इकोनॉमी कितना अच्छा है, इसका आंसर दो. 5 AM सीरीज़ जो सुबह 5 बजे आपका रहता है उस पर ये चीज़ कवर्ड होती है. तो प्लीज़ गो थ्रू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, मैं खुद कहता हूँ बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको ऐसे कंटेंट के प्रति जो है थोड़ा सा आपका माइंड को मेकअप करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लाइक द कंटेंट इज नॉट अबाउट द एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट द रेलिवेंस दैट हैज़ टू बी देयर. सो इट हैज़ अ ग्रेट रेलिवेंस. सो 5 AM सीरीज यू प्लीज़ फॉलो दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट गो थ्रू इट, इसको आप रीड करो एंड प्लीज़ मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कोर्सेस आपके काफ़ी सारे एक्टिव हैं. देखो, एक तो PT 730, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर. देन यू हैव साइंस टेक कोर्स, सुपर 10, सारे एक्टिव कोर्सेस हैं, सब में कंटेंट है. हिस्ट्री में भी कंटेंट है आपका, तो उसमें मैंने मेंशन किया है दैट ये रिवीजन बैच आपने कहीं से भी पढ़ा है, जस्ट गो थ्रू दीज बुक्स. एक बार लेक्चर आप देख लो, कोई प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट. यूज़ दिस कोड UPSC लाइव, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, तो वहाँ पे आप कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज़ अल्टीमेट कोर्स, एक कोर्स है और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. जस्ट हैव दैट एपेटाइट रिलेटेड विद द कंटेंट, मतलब राइट कंटेंट जो है आप पढ़ो, ऐसा आपको इंश्योर करना है. फॉर दैट just go through certain things which are right sources related, like for example NCERT हो गया, और we talk about the advanced books. तो everything is covered including the 2 years current affairs. So ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है. डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप. कोई क्वेरी है तो जस्ट आप लोग मैसेज कर सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक अबाउट द एशियन एलिफेंट चेंज साइंटिस्ट माइंड्स ऑन वाई दे ट्रम्पेट. नाउ अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अगर आप UPSC कंटेक्स्ट में इफ विल सी, तो UPSC में काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो, मतलब जब बहुत सारे तो नहीं, प्रीलिम्स में इफ यू टॉक अबाउट द एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड विद एनवायरमेंट बिहेवियर एज वेल. शायद आई थिंक 2017-18 में भी यू विल फाइंड द क्वेश्चन जिसमें फीमेल एलिफेंट के कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ था.
एंड बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स साथ में होता है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दे कैन फॉलो द सेम ट्रेंड। एंड बिकॉज ये स्पेसिफिकली आर्टिकल आया तो उनके बुक में चला जाएगा ये कि हाँ ऐसा मतलब पॉसिबल क्वेश्चन या जो एरिया है दैट कैन बी देयर। सो यहाँ पे एशियन एलिफेंट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कंटेंट है इसके अंदर एंड व्हाट कंटेंट यू नीड टू नो, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एज वेल। इसका पीडीएफ के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप लोग अपना देख लेना। देखो एलिफेंट जो है इट कैन लिव लगभग 70 साल तक जी सकता है। सोशल स्ट्रक्चर मेनली ग्रुप्स में रहता है, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट। ये कई बार क्या होता है अपने आप को, जैसे मान लो 10-12 एलिफेंट है और दे कैन स्प्लिट ऑल्सो आफ्टर सर्टन टाइम, दे कैन मर्ज ऑल्सो लाइक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक बार देर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दे लिव इन हर्ड्स में होता है। सो दीज हर्ड्स ऑफ एलिफेंट दे कैन आइदर स्प्लिट ऑल्सो एंड आफ्टर दैट दे कैन मर्ज ऑल्सो। तो एक तो ये है कि वो स्प्लिट हो सकता है एंड देन दे कैन मर्ज ऑल्सो। साउंड रेंज की अगर बात किया जाए तो ये वेरी करता है, लाइक हाउ दे कम्युनिकेट। सो द बेसिक पॉइंट, अब कम्युनिकेशन इज अबाउट द साउंड। हम भी साउंड से ही कम्युनिकेट करते हैं, बट इन आर केस द साउंड हैज़ सर्टन मीनिंग, मतलब जिसे हम भाषा बोलता है, बट अभी उनका भी जो भी साउंड है उससे भी वो कुछ समझ पा रहे हैं, तो दे यूज़ दिस लाइक है ना रेंज ऑफ साउंड्स का यूज़ करता है। तो एलिफेंट कम्युनिकेट यूजिंग अ रेंज ऑफ साउंड, जिस पे लो फ्रीक्वेंसी उसमें है या हाई फ्रीक्वेंसी वे वो कर सकते हैं। ट्रम्पेट कॉल जो है वो करते हैं तेज़ी से जो है ना लाइक ये यूज़ किया जाता है कई सामाजिक कंटेक्स्ट के अंदर। जैसे यंगर जो एलिफेंट है वो हाई पिच्ड कॉल करता है, तो जैसे मान लो यंगर एलिफेंट है, एकदम जवान हाथी है, तो उसमें क्या है वो आवाज़ करेगा, जिससे वाई बिकॉज इट वांट्स टू अट्रैक्ट द मेट्स, या फिर ये अपना जो प्रेजेंस है इट वांट टू शो इट्स प्रेजेंस, तो चिल्ला के बोलेगा। देखो जो है मैं आ गया। ओल्डर एलिफेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा कम आवाज़ में बोलेंगे फॉर सिमिलर पर्पस, है ना। तो यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन। So if you'll see the younger elephant, it has a different behavior. If you'll see the older elephant, it has a different behavior. Behavior in the sense they are using the sound, they are basically creating the sound frequency. और वो जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसका जो पिच है दैट वेरीज। जैसे यंगर जो एलिफेंट हो ज़्यादा तेज़ी से बोलेगा, एनर्जी है, जोश है, और जो ओल्डर एलिफेंट होगा वो थोड़ा सा लो पिच में आपका बोलेगा। तो ये है, तो दिस इज़ द बेस है ना बेसिक एस्पेक्ट दैट यू शुड नो। तो वोकलाइजेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलिफेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या ऐसा कहा जा सकता है, या फिर ऐसा बोला जाए कि वोकलाइजेशन, या कुछ ऑप्शंस दे दिए जाए उसमें दे हैव मेंशन्ड अबाउट फ्यू वाइल्ड एनिमल्स कि कौन जो है दे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बेसिकली यूजेस ट्रम्पेट, या फिर दे क्रिएट साउंड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस और नॉट फॉर द कम्युनिकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट, ऐसा कुछ मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया है दैट कैन बी आस्क्ड। ध्यान रखना, पूरा पॉइंट्स आप फटाफट इससे रिवाइज कर सकते हो जो माइंड मैप्स है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाई इज हवाई आइडियल फॉर रेनबोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यही सारे टॉपिक्स हैं जो एडवांस टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब मैंने आपको फिर कहा है कि द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे जो मतलब आप कह सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टन ऑफलाइन कंटेक्स्ट में जो चीज़ें रन होती हैं, तो उसमें ये है कि जैसे मान लो अभी जो पुराने ज़माने के टीचर्स हैं ना, दे आर टीचिंग द सेम कंटेंट, ठीक है। दे आर नॉट रेडी टू अपडेट इट एज पर द यूपीएससी ट्रेंड, बिकॉज उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वही सारी चीज़ें चलती जाएंगी, और वो कंटेंट ठीक है आपके बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा बना देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप ट्रेंड को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो बहुत मैटर। तो इसका कंटेंट अपडेशन बहुत मैटर करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए पढ़ना जरूरी है। अब जैसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। लेकिन आस्क यू मतलब अगर आप प्रीलिम्स मेंस में भी देखोगे तो ऐसे एरिया से दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, अच्छे खासे प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं। अब इसे हवाई आइलैंड दैट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। अब इसमें कहा गया कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है। अब रेनबो क्यों फॉर्म होता है इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, साइंस का मेन वो रहता है। इंद्रधनुष अगर आप देखोगे तो ये क्यों फॉर्म बेसिकली होता है। सो ये भी एक प्रश्न आपका बन सकता है कि दे कैन आस्क यू वेरी सिंपल एस्पेक्ट कि इनमें से कौन सा जो है एरिया उसको द रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कंसिडर करते हैं। नाउ इफ सर्टेन रीजन इज कंसिडर टू बी द रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अगर उस रीजन को हम रेनबो कैपिटल के लिए बोल रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम रीजन कि वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ रेनबो कैपिटल। आखिर वो रेनबो कैपिटल क्यों है, एंड यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आपके पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए कि बेसिकली कोई रीज़न रेनबो मतलब वहाँ रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो रेनबो के लिए देखो रिफ्रैक्शन एक होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट होता है ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
इंटरफेरेंस, ऐसे कुछ बेसिक चीज़ आई थिंक आपको अवेयरनेस होगी। तो रिफ्रैक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर है। व्हेन रेन ड्रॉप्स रिफ्रैक्ट, जैसे लाइट आती है फिर ये रेन ड्रॉप से करके वो रिफ्रैक्ट करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्लोजर टू द नॉर्मल, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आ रही है। सो यहाँ पे क्या है कि सनी रेनी कंडीशंस में, जैसे मान लो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर है, बारिश का टाइम है तो मतलब मॉइस्चर है। मॉइस्चर की स्थिति अगर होती है तो इसका क्या मतलब है कि मॉइस्चर है तो जैसे लाइटें, जो सूरज की लाइट है वो दैट इज गोइंग टू पास थ्रू दीज ड्रॉप्स, क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, एंड दे विल इट विल क्रिएट अ कंडीशन फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, एक रेनबो फॉर्मेशन के लिए कंडीशन जो है वो आपका होगा। तो यहाँ पे खास बात क्या है, स्पेसिफिकली अगर आप हवाई आइलैंड की बात करोगे ना, तो हवाई आइलैंड के केस में ये ट्रेड विंड्स हैं। यू हैव दीज विंड्स दैट वी कॉल इट एज अ ट्रेड विंड्स, जो है वो आपकी हवाई के अंदर है। सो यू हैव दीज विंड्स दैट वी कॉल इट एज ट्रेड विंड्स। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, तो दीज ट्रेड विंड्स आर देयर। ट्रेड विंड, आई होप यू ऑल आर अवेयर, जो ट्रेड विंड्स आपकी ब्लो करती हैं, जैसे मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी हैं, इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, तो यह पैसिफिक ओशन आइलैंड है, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो ब्लो करती हैं, जो कि प्लानिटरी विंड्स हैं। सो ट्रेड विंड्स जो हवाई है, इसकी वजह से वहाँ पे बारिश थोड़ी थोड़ी होती रहती है। थोड़ी थोड़ी बारिश की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है, सूरज तो है ही, तो फिर वो कंडीशंस आपका रेनबो फॉर्मेशन के लिए होता है। तो देखो मेनली क्या है कि किसी भी रेनबो अगर बनता है तो उसके लिए मॉइस्चर चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड विंड्स जो कि मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, एंड अवेलेबिलिटी जो है आपकी, जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, दैट ऑल्सो फैसिलिटेट, ये क्या करता है, दैट ऑल्सो बेसिकली फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। ठीक है, जो रेनबो का फॉर्मेशन है उसको फैसिलिटेट आपका करता है। ठीक है, सो ये स्टडी हुई है लाइक ब्राज़ील में भी, मेडिटेरेनियन सी, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में भी कई सारी स्टडी हुई है। एंड यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ पे भी लाइक स्नो से रेन की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे रेनबो ऑकरेंस भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं स्नोफॉल होगा तो वहाँ तो रेनबो कैसे बनेगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो यू नीड, मतलब जो रेनफॉल के लिए कंडीशंस चाहिए, दैट हैज़ टू बी देयर। उसके लिए मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर क्योंकि जो बूंदे हैं उस बूंदों से ही लाइट इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट। अगर लाइट इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट उस केस में फिर इफ द लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, वो कंडीशंस अवेलेबल हैं, देन देयर विल बी अ रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो ये सारे एस्पेक्ट आप लोग देख लो, यही चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये है, दैट इज कोकोआ प्रोडक्शन। देखो एक चीज़ मैंने हमेशा आपको सिखाया कि जो भी चीज़ पेपर में, न्यूज़पेपर में, देयर इज सर्टेन थिंग इज मेंशन्ड इन द न्यूज़पेपर, उसका इंपॉर्टेंस बेसिकली डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंटेंट। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक पेज में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लाइन में है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू हैव अ ग्रेट क्लैरिटी, if you have a great clarity related to the syllabus, you can easily predict or you can easily conclude कि okay this is the topic which is related with this part of the syllabus। और questions अगर पूछे गए हैं तो उसके बारे में भी you can conclude certain things, वो भी आप conclude कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो है वो conclude आप कर सकते हो कि हाँ ये important है कि नहीं important। तो यहाँ पे कोकोआ प्रोडक्शन is a very important topic। Why? Because it can be asked under agriculture context also, it can be asked under GS paper 1, जहाँ पे वो रिसोर्सेस और वो सब है, वहाँ पे मेंस में भी प्रश्न जो है वो आपका फ्रेम हो सकता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखोगे कोकोआ प्रोडक्शन जो है, कोकोआ इंडस्ट्री करंटली अगर देखा जाए तो देखो कोई भी क्रॉप है, यू टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी क्रॉप को, इफ़ यू वांट टू ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप, इफ़ यू वांट टू ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप, इट रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सनलाइट, सर्टेन न्यूट्रिशन इन द सॉइल, ये ज़रूरत है। अगर इसमें बदलाव होता है, देयर आर सर्टेन चेंजेस, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल रेनफॉल नहीं हो रहा, मॉइस्चर है, सूखा है, कुछ भी ऐसी स्थिति है, इफ देयर इज एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और देयर इज अ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिशनल लेवल का भी लॉस है बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड या कुछ ऐसा हो जाएगा, इस कंसिडरेशन में भी वी विल से और वी कैन कंक्लूड दिस थिंग दैट कि हाँ जो लाइक कोई भी क्रॉप है दैट द यील्ड और द प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो कोकोआ जो प्रोडक्शन है, इफ यू टॉक अबाउट द कोकोआ प्रोडक्शन इन जनरल, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, रेनफॉल और ये सब जो है नहीं हो पा रही है, तो बिकॉज वेदर पैटर्न में बदलाव है, क्रॉप का फेलियर हो रहा है,
जो है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अगेन दैट इज़ अ कंटेक्ट, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम का इशू बन जाता है कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ठीक है, क्रॉप्स के लिए कैसा चीज़ें आएंगी, इरिगेशन फैसिलिटी भी इतना नहीं होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से देश है जो दे आर फेमस फॉर दिस कोकोआ प्रोडक्ट्स, तो एक तो आप तो कोकोआ के लिए घाना याद रखना, दूसरा आइवरी कोस्ट याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोकोआ से बनने वाले, अगर देखो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अवेलेबिलिटी नहीं है तो ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि है ना, अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो जो प्रोडक्ट जो मतलब जिस चीज़ के लिए वो चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोकोआ की ज़रूरत चॉकलेट के कंटेक्स्ट में है, चॉकलेट बनाने के लिए है, तो वो नहीं रहेगा, चॉकलेट महंगी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट की कंपनी में लोग पैसा लगाने लग जाएं कि अरे वो महंगी होगी, ये होगा वो होगा तो फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बहुत सारे डायनेमिक्स पर निर्भर करती हैं, तो ये थोड़ा सा देखना। बट अगेन चॉकलेट इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, प्राइजेस क्योंकि बढ़ सकता है, एक तो ये है। फिर इसके बाद कई रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है कि चॉकलेट का कोई अल्टरनेटिव हो जाए, तो अब सब चीज़ का अल्टरनेटिव केमिकल ही है, तो अब कितना केमिकल हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ द केस। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन, ठीक है। इंडिया का जो रोल है साउथ कोऑपरेशन में क्या है, सो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मतलब ये अच्छा टॉपिक है, एडिटोरियल के अंदर है, इसमें हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट जो क्लाइमेट एमिशन है, इसके कंटेक्स्ट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, जो है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जैसे अभी एक COP29 दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग आपकी हुई थी, 29वीं जो आपकी हुई थी, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। एंड द मेजर डिस्कशन इज़ अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इट मीन्स कि जो भी इम्पैक्ट आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है उसको मिटिगेट करने के लिए या फिर कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कंटेक्स्ट में वी नीड अ सर्टन लाइक वी नीड सर्टन, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। फॉर दैट वी नीड अ फाइनेंस, पैसे का हमको ज़रूरत पड़ेगा, पैसा का हमको ज़रूरत अच्छा खासा पड़ेगा उस केस में। तो वहाँ पे वी कैन से कि ठीक है, क्योंकि हमें पैसे का ज़रूरत जो है वो आपका पड़ेगा, तो डेवलप्ड वर्ल्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे शुड पे, ये सब है। बट ऑल दो अभी आप देखोगे तो यूएस ने विड्रॉ कर लिया है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू नो, उसको एक एक करके डिस्कस करता है। तो रिसेंटली अभी गैदरिंग जो आपकी हुई है वो कहाँ हुई है, दैट इज़ COP29। तो रिसेंट गैदरिंग आपकी कहाँ हुई है, इट वॉज देयर COP29 में बाकू में हुई थी, दैट इज़ अजरबैजान में। और यहाँ पे क्या है कि लाइक है ना, तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस के कंटेक्स्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी क्लाइमेट फाइनेंस कॉप। अगर ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को क्लाइमेट फाइनेंस कॉप भी बोला जाता है, तो आप लोग हो सकता है पेरिस एग्रीमेंट वाली को बोल दो, ठीक है, तो वो नहीं, क्लाइमेट फाइनेंस कॉप मतलब कॉप। अच्छा मैंने आपको बता रखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का मतलब क्या होता है, वाई यू आर बेसिकली वी यूज़ दिस कॉप शब्द हम क्यों यूज़ करते हैं। सो इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 6 का बहुत मेंशन है। अगर देखो आर्टिकल 6 की आपको क्लैरिटी नहीं है देन देयर कैन बी एन इशू, बिकॉज देखो आर्टिकल 6 की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पर पहला बार डिस्कशन हो तो पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 उसमें मेंशन्ड है, और यहाँ पे क्या है कि खास तौर से जो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि कैसे देश आपस में कोऑपरेशन कर सकता है, कोऑपरेशन करके कैसे जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें जो चैलेंजेस है उसको हम मीट कर सकते हैं। उसके बाद है ना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक तो इकोनॉमिक चैलेंजेस तो फेस हो ही रहा है, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, तो इन चैलेंजेस को कैसे मीट किया जा सकता है, क्लाइमेट है ना, फाइनेंस की तरफ हम कैसे मतलब कोऑपरेट करके फाइनेंशियल जो मदद है वो कैसे दी जाती है। तो स्पेसिफिकली इट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 6। सो आर्टिकल 6 बेसिकली पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से कंट्री को एम्पावर किया जा सके, और जो भी लाइक है ना जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है तो उनको रिसोर्सेस मिले एंड दे कैन लाइक उनकी इकोनॉमी का ट्रांजिशन हो सके। मतलब सपोज करो कि अगर वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो इकोनॉमिक उनका ग्रोथ है उस इकोनॉमिक ग्रोथ में दे आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है इफ़ दे आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दे हैव टू दे नीड टू लाइक है ना गो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। और अगर एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आप जा रहे हो, लाइक इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस दैट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन, तो इसमें आपको पैसा का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको फैसिलिटेट आपको करना। मतलब आप ऐसा इकोनॉमिक मॉडल लेकर आना चाहते हो जहाँ पे जो कार्बन एमिशन है, दैट कार्बन एमिशन नीड टू बी रिड्यूस। मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए आपको सर्टेन टेक्नोलॉजी और इन सब का जरूरत पड़ेगा। और उस कंटेक्स्ट में जो है आपका जो डेवलपिंग वर्ल्ड की मदद होनी चाहिए,
और वो मदद डेवलप्ड वर्ल्ड फाइनेंस के माध्यम से कर सकता है। दिस इज बेसिकली देयर इन आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, ITMOs। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें मेंशन है। अभी तक ये शब्द मैंने आपको नहीं पढ़ा है बिकॉज पहली बार ही देख रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मतलब जो आर्टिकल्स पहले हमने 6-7 इस टॉपिक पर ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वो टर्म का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। बाकी देखो आप लोग जो भी लोग लाइक इफ़ यू आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स in that context, if you are able to clear the prelims, so you have that kind of aptitude that कि if you have to add the basic points, you can easily add the basic points because you have covered everything, आपने read out किया है। The point that we have to understand is कि there are certain topics, like if they ask you about things related with Article 6 of the Paris Agreement, if you are not aware about it, तो आप कुछ भी लिख दोगे and you will not get marks। इसके अलावा if they ask you about this, जो अभी टर्म अभी हम डिस्कस करेंगे, you are not aware about it, you will not get the marks। तो ये थोड़ा सा देखना है। सो यहाँ पे देखा जाए तो दैट इज आर्टिकल 6 जो है उसने एक और कंटेक्स्ट ऐड ऑन किया है, एंड दैट इज आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वन मोर एस्पेक्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम। अच्छा, पहली चीज़ आप हमेशा याद रखना है कि देर आर टू टर्म्स, द वन टर्म एक टर्म है जो है दैट वी कॉल इट एज एडाप्टेशन, और दूसरा टर्म जो है दैट वी कॉल इट एज मिटिगेशन। ठीक है, ये दो शब्द हैं जो कि ध्यान में हमेशा से रखना है। एक तरफ एडाप्टेशन है, दूसरी तरफ मिटिगेशन। व्हाट इज एडाप्टेशन? एडाप्टेशन का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भयंकर हो रहा है, अब आप अपने आप को कैसे बदल रहे हो, हाउ यू आर अडाप्टिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल if because of climate change agriculture is जो agriculture that is transformed, or we can say agriculture is impacted. Now suppose because of the climate change there is heavy rainfall, or we can say there is a drought like condition, or we can say the soil moisture is reduced. अगर ऐसा स्थिति बनता है, in that context, if that is the case, उस context में अगर आप देखोगे कि उस कंटेक्स्ट में आपको यू हैव टू क्रिएट, और आप कह सकते हो यू हैव टू क्रिएट सर्टन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो कि लाइक दोज क्रॉप्स कैन विथ स्टैंड दे कैन विथ स्टैंड ड्रॉट लाइक कंडीशंस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अडाप्ट कर रहे हो। व्हाट डू मीन बाय मिटिगेशन? मिटिगेशन मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो दो चीज़ आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, for global warming, greenhouse gas emissions are responsible. So you will opt a development process. आप ऐसा development process opt करोगे, you will opt a development process in which the carbon emission is less or zero. Like you will move towards carbon neutrality. ठीक है, आप उस तरीके तो कि कार्बन एमिशन ना हो। सो अगर ऐसा अप्रोच होगा, वी यूज द टर्म मिटिगेशन। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ ITMOs की बात करें तो कार्बन क्रेडिट दैट कैन बी ट्रेडेड बिटवीन कंट्रीज अलाउिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तो ये कंसेप्ट इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम, और दूसरा आप कह सकते हो कि दैट जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब कि ऑलरेडी डिफाइंड गोल है कि भाई ये देश है, इस देश को इतना रिड्यूस करना है, सबने अपना टारगेट बता रखा है, हमने भी बता रखा है, तो उसको अचीव करने में दिस ITMOs जो है वो हेल्प कर सकता है। उसमें कार्बन क्रेडिट का भी कंसेप्ट है। कार्बन क्रेडिट आपको पता है, लाइक हमने डिस्कस किया है कि सपोज करो कि कहा जाता है कि यू कैन नॉट एमिट मोर देन 100 टन। आपने 110 टन एमिट हो गया, मतलब कोई भी इंडस्ट्री है उसमें 110 टन CO2 जो है या कार्बन एमिट हो गया, और किसी ने 90 टन ही किया है। ठीक है, तो उसके पास 10 कम उसने किया है, एक ने 10 ज़्यादा किया है, तो जिसने 10 कम किया उसको जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है वो सेल कर सकता है टू द वो सेल कर सकता है टू द कंपनी विच हैज़ जनरेटेड हायर कार्बन है ना, कार्बन एमिशन जहाँ पे ज़्यादा होगा। तो दिस कैन बी डन। तो ये कार्बन क्रेडिट को फैसिलिटेट कर सकता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम। एमिशन रिडक्शन को फैसिलिटेट करना, है ना, परमिटिंग द ट्रांसफर ऑफ ITMOs। कंट्रीज़ जो हैं वो कई सारे मिटिगेशन प्रोजेक्ट जैसे दूसरे नेशन के उसमें मिटिगेशन प्रोजेक्ट में खर्चा कर सकते हैं, है ना, जैसे ऐसी टेक्नोलॉजी, सच टेक्नोलॉजीज कैन बी ट्रांसफर बाय यूजिंग विच द कार्बन एमिशन कैन बी रिड्यूस्ड। सो ये चीज़ आपकी की जा सकती है।
फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ को है इसमें एमिशन रिडक्शन भी नहीं होस्ट कंट्रीज है, बट ऑल्सो जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जो स्किल इन्हांसमेंट और ये सब करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो सब फोकस करना, इस पर किया गया है। ठीक है, इंडिया क्लाइमेट एमिशन की बात करें आर्टिकल 6.2 के अंदर, तो ये इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी हैं। एंड हम लोग अगर स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आर्टिकल 6.2, तो यहाँ पे हमने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी सामने रखा है, जिसमें हमने कहा है कि जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय 45% बाय 2030। ऑल्दो हमें इसके लिए फाइनेंशियल चैलेंज काफ़ी अधिक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी हमने 2023 के अंदर लॉन्च की है, जिसमें हम मार्केट मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया कि कहीं जब से कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है, उसको खरीदा बेचा जा सकता है। तो कई लोग जो है कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे जिससे कार्बन एमिशन कम से कम हो, तो उससे कार्बन क्रेडिट विल बी जनरेटेड एंड देन कार्बन क्रेडिट कैन बी सोल्ड। कुछ खरीद सकता है, कुछ बेच सकता है। ठीक है, तो ये देखना है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के कंटेक्स्ट में, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें करना है उसमें, है ना। क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी रखता है कि कैसे आप हाउ इफेक्टिवली you are able to how effectively you are able to decide whether that carbon credit is genuine or not, मतलब वो सही है कि नहीं सही है। अब कैसे है ना, मतलब वो कैलकुलेट करना कैसे आप करोगे। आप खुद सोचो ना कि मतलब कोई कंपनी है वो कह रही है कि मैंने इतना कम किया है, तब वो कैसे आप डिसाइड और डिटरमाइन करोगे, दैट हैज़ टू बी सीन। वो भी एक चीज़ है जो कि देखने की बात है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, तो आर्टिकल 6.2 जो है यहाँ पे हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बेसिकली इंप्रूव और इंक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो जो एनडीसी अपना जो टारगेट मीट नहीं कर पा रही हैं, तो वो परचेस कर सकते हैं। आईटीएमओस की बात है ना, तो जो आपका इनको परचेस कर सकते हैं भारत से, फिर उसके बाद जिससे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्रिएट कर सकता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज अंडर प्रेशर टू मीट द स्टैंडर्ड एनडीसीज वो परचेस कर सकते हैं, है ना, आईटीएमओस को। और फर्दर जो इससे उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट होंगे, और कई सारे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट है उनके लिए, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कार्बन आपके एमिशन को रिड्यूस करें। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आपका किया जा सकता है। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, लगभग 10 बिलियन का फॉरेन एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट हुआ है, तो इस चीज़ में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रकार के चैलेंजेस जरूर से हमें फेस करना है, लाइक ट्रांसपेरेंसी हम कैसे जो है रखेंगे, जो ये आईटीएमओज हैं इनका किस तरीके से हम मतलब जैसे मान लो आईटीएमओज में जैसे हमने देखा कार्बन क्रेडिट और ये सब जो इसमें इंक्लूडेड है, तो ये किस तरीके से हम उस पर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे रखेंगे, और कैसे मतलब कितना अधिक हम एक्सटर्नल फाइनेंस पे, बाहरी फाइनेंस पर हम निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ विल सी हियर, तो यहाँ पे कि ये क्या है, आईटीएमओज क्या है, दे आर कार्बन क्रेडिट। तो ये किस टाइप से आप जो है ना, किस तरीके से लाइक फॉर एग्जांपल इस चीज़ को आप मतलब इम्प्लीमेंट करते हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हो, जेन्युइन कार्बन क्रेडिट जो जनरेट हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कई सारे देश जैसे खास तौर से आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करते हुए कई सारे देश जो है भले डेवलप्ड वर्ल्ड ना हो, यूएस ने भले विड्रॉ कर लिया, बट उस कंटेक्स्ट के बावजूद भी वी कैन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेवलपिंग कंट्रीज आपस में जो है कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। आईटीएमओज जो हमने देखा जो कि इनडायरेक्टली कार्बन क्रेडिट ही है, तो उसका उस कंटेक्स्ट में मतलब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी उस लेवल पे कोलैबोरेशन जो है वो किया जा सकता है, जिसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट मार्केट भी क्रिएट होगा, और जो फाइनेंस है वो भी जनरेट होगा। हमने बेचा, किसी ने हमसे ख़रीदा, किसी से हमने ख़रीदा, इस तरीके से जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, एनडीसीज़ हैं, जो टारगेट्स हैं उनको मीट किया जा सकता है। वो टारगेट सिर्फ लिमिट ना रहे कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर या डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको देखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लीगल रेमेडी दैट परपिचुएट सर्वाइवल ट्रॉमा। अब देखो इसमें ना मतलब ये एक आर्गूमेंट आप लेकर चलना है ना, इसमें एक आर्गूमेंट है जो कि मतलब यू नीड टू हैव अ वेरी गुड आर्गूमेंट इससे रिलेटेड, और ये भी एडिटोरियल के कंटेक्स्ट में, एडिटोरियल में है। और इसमें जो खास तौर से जो एक एस्पेक्ट चर्चा के लिए है, ठीक है, जो इसमें चर्चा हो रखी है, दैट इज़ मतलब जैसे
केस स्पेसिफिकली है तो जो है ना, तो इसमें जो है कंटेक्स्ट मेंशन्ड है रेप सर्वाइवर के बारे में। और इसमें जैसा अभी इसमें एक स्पेसिफिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि जो मतलब एक्यूज्ड है जो, उस एक्यूज्ड ने कहा कि वो एक्यूज्ड मैरिज करेगा, ही इज़ रेडी टू मैरी दैट इंडिविजुअल, है ना, जो वुमेन है ना, तो जो कि एक रेप सर्वाइवर हैं, तो उनसे वो मैरिज करने के लिए तैयार थे। एंड दिस एक्यूज्ड बेसिकली फिर उस कंटेक्स्ट में कि वो मैरिज करने के लिए तैयार है, उसको रिलीज़ कर दिया गया, मतलब उसको बेल जो है वो दे दिया गया। तो अब ये कई डायमेंशन है इसमें, ठीक है। इसमें आर्गूमेंट है कि हम कैसे कर सकते हैं ये, तो इसमें कई डायमेंशन है, आप भी अपने व्यू पॉइंट इसमें दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये देखना है कि सामाजिक डायमेंशन एक तरीके से है, सामाजिक सोशल वैल्यू एस्पेक्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सामाजिक वैल्यू है कि हम किस तरीके से, हाउ वी कैन रेस्पेक्ट वुमेन, हाउ कैन वी कैन रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, हाउ वी कैन क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है एज अ सोसाइटी इटसेल्फ। अब उसमें देखो, मैंने आपको कहा है कि अभी कई सारे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट हुए हैं, जिसमें एक फेमस जो पॉडकास्टर है, दैट इंडिविजुअल हैज़ मेड अ वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखो और कई लोग हैं, आप देखोगे कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है वो बोला जाता है और उन लोग को मिलियंस में फॉलोअर्स भी हैं, है ना, लोग मतलब दे आर लिसनिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। पॉइंट क्या है कि जब ऐसा, मेरा थोड़ा टॉपिक के थोड़ा आउटर कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि अगर इस तरीके का अप्रोच फॉलो किया जाता है, आप कह सकते हो कि जैसे देखो कोई भी कंटेंट है, जैसे कोई मतलब जैसे जिस तरीके से आप कंटेंट का कैटेगराइजेशन करते हो ना, जैसे जैसे ब्रॉडकास्टिंग उनके रूल्स हैं कि ये एडल्ट कंटेंट है, ये पॉर्न स्टार है, इस टाइप का शब्द यूज़ होता है ना। और जब ऐसे शब्द यूज़ करते हैं तो कंटेंट का कैटेगराइजेशन होता है, तो सामाजिक जो बायकॉट है वो अपने आप होने लगता है, ठीक है। कोई अगर एडल्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जो कई वेबसाइट्स और इन सब में कंटेंट है, अब ऐसा नहीं कि वो उनके उनके लोगों को आप जो है बड़े बड़े स्टेज ऑफर कर रहे हो। तो जो इस टाइप के जैसे सपोज़ करो कि लाइक जिस टाइप का जैसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स और इस टाइप के लोग जो बहुत सारे चीज़ें हैं जो बोलते हैं, तो मैंने एक टर्म उनके लिए निकाला है, ठीक है। हो सके तो इस चीज़ को आप शेयर कर लेना कहीं पे। जैसे पॉर्न स्टार होते हैं, इनको टॉर्न स्टार बोलो या स्टार मत लगाओ। टॉर्न स्टार का मतलब होता है कि टॉक ऑन रिप्रोडक्शन एंड न्यूडिटी। तो ये जो टॉर्न स्टार होंगे ना, तो मतलब जब ये शब्द इनके काम से, अभी तो क्या कॉमेडी कॉमेडी बोल बोल के दे आर सेलिंग देयर कंटेंट और लोग इन्फ्लुएंस्ड भी हो रहे हैं। लेट देम कंसिडर कि तुम जो है यू आर अ टॉर्न स्टार। टॉर्न मतलब यू टॉक ऑन रिप्रोडक्शन एंड न्यूडिटी, इस चीज़ पर आप बातचीत करते हो। नो, द अदर इंडिविजुअल दे हैव द चॉइस। एटलीस्ट अगर ये माइंडसेट हो जाएगा कि दे आर टॉर्न स्टार्स, तो आप बहुत सारे जो थोड़ा सा सिविलाइज्ड चीज़ जगहों पे और ये सब जगह है, तो वहाँ पे इनको एक गेस्ट और चीफ गेस्ट और इस टाइप के उस पर इनको ना बुलाया जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, ठीक है। माइंड सेट एक बहुत मैटर करता है, किसको हम अप्रिशिएट करते हैं, किसको हम आगे लेकर चलता है। सो दिस टॉर्न स्टार हैज़ टू बी बायकॉटेड एज वेल। वो यूथ के ऊपर है कि व्हाट दे डू, लाइक बट देयर कंटेंट हैज़ टू बी प्रॉपरली कैटेगराइज्ड। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली कैटेगराइज्ड कि भाई ये जो कंटेंट दे रहे हैं दैट इज़ नॉट कॉमेडी, ये है। अब तुम ये करके पैसा कमाना चाहते हो, डू इट, ठीक है। बहुत तरीके से लोग जो है पैसा कमाते हैं, तुम इस टाइप की बातें करके यू आर अर्निंग द मनी। आप पैसा कमा रहे हो तो कमाओ, आपके ऊपर है। सो दिस टॉर्न स्टार्स जो हैं, ये जो टॉर्न स्टार्स है, देखो लाइक दे टॉक अबाउट talk on reproduction and nudity, and they think because of that if they talk about the human body, depending upon कौन किस रिलेशन में है, उस टाइप का कंटेंट इफ़ दे आर डिलीवरिंग एंड पीपल आर लिसनिंग, तो दोनों तरफ जो है एटलीस्ट एक क्लैरिटी है कि ठीक है कि दे सच काइंड ऑफ कंटेंट इज़ देयर एंड दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है। आप किसी कोई एडल्ट कंटेंट क्रिएट करता है तो अब उसको जाके किसी फंक्शन में नहीं बुला लोगे, ठीक है भाई, नहीं बुलाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता है यार ये उसकी आपने जोड़ दिया ना कि ये इस टाइप का कंटेंट देता है। भले वो एडल्ट कंटेंट क्रिएट करता है, देखने वाले भी मिलियंस में होंगे, लेकिन आप उसको बुलाओगे नहीं कि सामाजिक उसमें है। सो दीज द कंटेंट डिलीवर्ड बाय दीज इंडिविजुअल्स, इट हैज़ टू बी कैटेगराइज, दीज आर द टॉर्न स्टार्स, ठीक है। इसको कहीं शेयर कर देना कि दे हैव टू बी कंसिडर्ड टू बी अ टॉप स्टार। लगाओ ना लगाओ अलग बात है, टॉर्न बोल दो। तो ये देख लो। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अब बात कर लेते हैं कि जब ये है इस केस में, तो यहाँ पे
जो आर्गुमेंट्स हैं दिया गया है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ लॉ जेंडर जस्टिस इसका, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी इस केस में अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उसमें एक मैन है जो एक्यूज्ड है रेपिंग का, उसको जो है बेल दिया कंडीशन कि वो मैरिज करने के लिए तैयार है। और ये आपका किया गया इसमें, ये केस आपका हाईलाइट किया, एक केस अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें भी बेल सिमिलरली दिया गया था एक केस। और ये केस इतने याद नहीं रखना, एक आर्गूमेंट आप लेकर चलना। सो कोर्ट जो है अगर मैरिज को कंडीशन ऑफ बेल के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, क्या इसका आप कह सकते हैं कि सही है कि नहीं सही है, क्योंकि देखो एक क्राइम कंडक्ट हुआ है। अब उस केस में अगर क्राइम कंडक्ट हुआ है तो कोर्ट का काम क्या है कि वेदर अगर क्राइम कंडक्ट हुआ है तो जो भी एक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करना। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। आर्गूमेंट्स ये आता है कि यहाँ पे जो जैसे ये भी कहा जाता है कि जैसे सपोज करो मैरिज के लिए कोई तैयार भी होता है, मतलब मैरिज, तो वो मैरिज कैसे, मतलब कितनी सक्सेसफुल होगी, वो मैरिज कितना सक्सेसफुल होगी, दैट हैज़ टू बी सेम, कितना सक्सेसफुल होगा। ऑल दो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स मान लो कुछ ऐसे इन्वॉल्व है, अब वो क्या डिसीजन मिलता है, क्योंकि उससे भी कोर्ट का जो जुडिशियल प्रोसेस है दैट इज़ अफेक्टेड। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके कि ये सही है ये गलत है, वी कांट कंक्लूड दैट थिंग। बट हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि कैन वी, आप भी अपना जो है इसमें आर्गूमेंट देना कि क्या मैरिज को भी ऐसा, जब ऐसे जो केसेस हैं जो अभी हमने देखा, उसको एक लाइक क्या उसको हम एक क्या हम उसको एक बेसिस बना सकते हैं फॉर अ बेल, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल में बोला गया कि इसको बेसिस नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इस पर आप लोग अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। तो वुमेन डिग्निटी जो है दैट इज़ ऑल्सो टाइड टू मैरिटल स्टेट। देखो इसमें कितना सक्सेसफुल, देखो मैरिज जो है वो कितना सक्सेसफुल होगी इस केस में, जहाँ पे देखो मैरिज में अगर ट्रस्ट लॉस हो चुका है और ये सारी चीज़ें हैं। और ये जरूर सबसे पहले ये है कि जो एक्यूज्ड है वेदर दैट एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो भी चीज़ इस्टाब्लिश होती है तो उसके केस के कंटेक्स्ट में तो देखो सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी देयर, ठीक है। तो एक तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर इंडिविजुअल्स दोनों कुछ और डिसाइड करते हैं तो वो कोर्ट उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता है, कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो एक अलग कंटेक्स्ट में डिबेट चला जाता है, ठीक है। वो एक है, तो ये कुछ पॉइंट्स देखना है। मैरिज एज इंस्टीट्यूशन कई बार प्रश्न आए हैं तो उस पर चर्चा कई बार हुई है। तो एक तो जैसे यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द सर्वाइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट। तो कोर्ट ने भी जो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एसेंशियल सपोर्ट करे ऐसे जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए, और सपोर्ट सिस्टम की वजह से दे आर वेरी वनरेबल। क्योंकि देखो बात यही होता है ना, कोई भी आप खुद सोचो कि कोई भी अगर रेप सर्वाइवर हैं तो वो कभी, मतलब अगर वो कंसेंट अगर प्रोवाइड भी कर दे कि ठीक है ही दैट इंडिविजुअल इज़ रेडी टू मैरी, तो वो अगर कंसेंट मिल भी रहा है कि वो मैरिज करने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे और रीज़न हो सकता है, लेकिन एक रीज़न ये बहुत बड़ा हो सकता है कि दैट इज़ द लैक ऑफ सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर है ना कि मतलब अगर इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट नहीं है तो, या कोई जो है कोई सपोर्ट, दूसरा जो इकोनॉमिक सपोर्ट होना चाहिए, हमारे वेलफेयर का स्कीम्स और ये सब है, अगर वो वहाँ तक रीच नहीं कर रही हैं तो वो कैसे मतलब चीज़ों का हैंडल किया जाएगा, तो वो सब देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये देखना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया कि दे सच काइंड ऑफ जजमेंट, ये जो मतलब मैरिज जो है लाइक इफ़ द प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनिंग, जो बेल को हम ऑन मैरिज रेजेस, कई सारे इथिकल लीगल कंसर्न रेस होते हैं इसमें। सर्वाइवर्स रिलेशनशिप विद द एक्यूज्ड, ये भी इस चीज़ को ये भी अल्टर होता है ना, क्योंकि वो एक्यूज्ड है, वो सर्वाइवर है, अब उसमें वो मैरिज होकर हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, तो वो मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कोर्ट है। तो यहाँ पे देखना ये है कि क्या सामाजिक जो नॉर्म्स है, मतलब ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको थोड़ा सा देखना, अच्छी लाइन है और इस पर आप थोड़ा सा लिखना, ठीक है। ऐसी चीज़ में थोड़ा सोचा भी करो, क्या कोर्ट है, क्या कोर्ट को अलाउ करना चाहिए सामाजिक नॉर्म्स को, ठीक है। जैसे मैरिज, किसी ने पहले क्राइम किया, क्राइम करने के बाद मैरिज वाले बंधन में बंधे, सोशल नॉर्म्स में सैंक्शन मिला, क्या दैट कैन डिक्टेट द जुडिशियल डिसीजन। बहुत मतलब इसमें आर्गूमेंट लेना, मतलब नॉट इन दिस कंटेक्स्ट ओनली, अदर कंटेक्स्ट यू कैन पुट एंड थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सनल ऑटोनॉमी का भी सीवियर वायलेशन है, पर्सनल जो ऑटोनॉमी है उसका भी एक सीवियर है। तो अब ये ऑटोनॉमी को कैसे वी आर डिफाइनिंग, इसको कौन डिटरमाइन करेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ये एक डिबेट का हिस्सा आपका बन जाता है, ठीक है, दैट हैज़ टू बी सीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉरेस्ट फायर के कंटेक्स्ट में है। You need to be very much aware about the forest fires, certain factors you need to know, certain facts you need to know when you are writing about the forest fires.
क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, दैट हैज़ टू बी लाइक यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो। तो इसको थोड़े से कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट फायर में देखो, एक तो सारे पॉइंट्स आप देख ही लेना, इसमें जो लो है तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दैट यू बी टू बी, तो ह्यूमन एक्टिविटी की बात अगर करें सो 90% जितने भी इंसिडेंट्स आपके ज़्यादातर होते हैं ये फायर वायर वाले, तो उसमें 90% जो है दैट बेसिकली वो ह्यूमन रिलेटेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। एक तो ये देखना है। भारत में भी देखोगे 10 फोल्ड इंक्रीज आपको देखने को मिला है, और इंडिया में भी लगभग 36% फॉरेस्ट, ये फैक्ट याद रखना, 36% जो फॉरेस्ट हैं दे आर वेरी मच वनरेबल टू फॉरेस्ट फायर, दे आर वेरी मच वनरेबल टू फॉरेस्ट फायर। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करते हो, इंडिया का जो फॉरेस्ट फायर है इसकी वजह से लगभग 16 मिलियन टन ऑफ CO2 का एमिशन आपका हुआ है। 60, क्योंकि आग जलेगी तो कार्बन का एमिशन भी होगा। तो जैसे कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर था तो उसका घर टूटे, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ह्यूज हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट फायर में भी ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट भी, क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत अधिक होगा। तो डायरेक्ट लॉसेस काफ़ी अधिक है, ट्रीड, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सब है। इकोनॉमिक लगभग आप देखोगे 1.74 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है, ये भी है। सोशल के देखें इस हिसाब से पूछा जा सकता है वाइल्ड फायर का सामाजिक कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे जो कम्युनिटीज़ निर्भर हैं, द कम्युनिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट फायर, लाइक है ना, तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे तो दे विल फेस वेरियस इकोनॉमिक हार्डशिप, वो फेस करेंगे। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि रहने की जो जगह है वो उनके पास जो है आपकी बची नहीं है, दैट इज़ देयर, कि उनके पास रहने की भी जगह नहीं बची है जानवरों के पास। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी हैं। हमने कई सारी पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जैसे नेशनल प्लान है फॉरेस्ट फायर पे, जो आपका यू हैव अ नेशनल प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर पे नेशनल प्लान है। और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम आपके पास है, ठीक है, ये चीज़ है आपकी। फिर जो फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट फायर प्लान की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे हम ड्रोन और उसके माध्यम से प्रॉपर मॉडलिंग कर सकते हैं कि हाँ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये जो रीजन है यहाँ फॉरेस्ट फायर हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल डेटा हमारे पास होना चाहिए, ड्रोन और इनके माध्यम से प्रॉपर इमेजिंग किया जा सकता है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तुरंत उनको जानकारी मिले मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से कि अगर फायर की स्थिति आती है तुरंत रिपोर्ट किया जा सके। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत मैटर करता है, टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करना, जिसके माध्यम से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ फॉरेस्ट फायर हो सकता है कि नहीं। तो कम्युनिटीज़ का एम्पावरमेंट के माध्यम से हम जैसे उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नेपाल, इंडोनेशिया, इन सब में तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ का पार्टिसिपेशन हो सकता है। यूथ जो है मतलब फॉरेस्ट फायर स्काउट्स हैं, जैसे जो ऐसे रीजन में यूथ रहता है जो कि फॉरेस्ट फायर, जो रीजन फॉरेस्ट फायर से वनरेबल है, तो उन जगह में यूथ को भी हम ट्रेन प्रोवाइड करके वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर स्काउट के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हाउ विल फ्रीज ऑन यूसेड अफेक्ट द वर्ल्ड। यूसेड के ऊपर हमने डिस्कस किया, इस पर बिल्कुल आपको लिखने को आ सकता है, इस साल अगले साल जब आप भूल जाओगे तब लिखने को आ सकता है। एक स्टेटमेंट इसमें ऑब्वियस आएगा कि क्या ये यूएन की बॉडी, इट्स नॉट पार्ट ऑफ यूएन। तो ये पार्ट है किसका, ये पार्ट ऑफ, आप कह सकते हो कि ये जो हिस्सा है ये है यूएस की हिस्सा है, ठीक है। तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड बोलते हैं, ये 1961 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मेनली बहुत सारे जो मतलब फॉरेन एड प्रोवाइड किया जाता है ना, जैसे यूएस प्रोवाइड करता है बहुत सारे फॉरेन एड अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में, तो उसको देखने के लिए ये एजेंसी है। मिशन की बात करें तो ये बेसिकली बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना, फ्री पीसफुल प्रॉस्पेरस वर्ल्ड कैसे आए उस पर, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कहीं कन्फ्लिक्ट की स्थिति है तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब ना हो, तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड हो, तो पैसा वहाँ लगाया जाता है। ऑल्दो कितना यूज़ होता है वो एक अलग डिबेट का हिस्सा है। सो लगभग 100 कंट्रीज़ में आपका फाइनेंशियल एड और ये सब है। इससे फ़ायदा भी रहता है कि जैसे यूएस एड है तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि यूएस का जो प्रेजेंस है इन रीजन में दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट। सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो पैसा है वो इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी और बहुत क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इसको फोकस आपका किया गया। तो ये लाइन आप याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 100+ कंट्रीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे रीजन में जो एड है वो प्रोवाइड की जाती है। तो एड है ना, तो यहाँ पे ये है, तो जैसे की एरियाज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी रीजन का, पॉवर्टी को कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, कई फैक्टर जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए वो फैक्टर्स फैसिलिटेट करना, बहुत सारे हेल्थ इनिशिएटिव में मदद करना, बहुत डिजीज़ है तो उनसे लड़ना,
जो भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, एजुकेशन को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मेजर्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन मानववादी जो भी बहुत सारे, जैसे कहीं डिजास्टर है तो वहाँ रिलीफ और ये सब प्रोवाइड करना, क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस से रिलेटेड पैसा लगाना, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, तो उस पर भी आपका वी कैन से कि जो है मतलब इस एड का इस्तेमाल होता है। तो लगभग 2024 में यूसेड ने लगभग $44.20 बिलियन के आसपास एलोकेशन आपका किया था, और है ना। तो यहाँ पे मेनली कि कितना अधिक फॉरेन एड यूएस के द्वारा दिया जाता है अपने कई सारे इंटरेस्ट को इस्टाब्लिश करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ और भी है, देखो ये सब यूएस ये सब देख के अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से दूसरे जो देश है उसको कंट्रोल करने का भी प्रयास करता है, ये भी एक चीज़ है। अब बाद में वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट, दैट इज़ लाइक वो एक अलग डिबेट आपका होता है। सो ये एक आस्पेक्ट है मतलब एक फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण रोल है रहा है उसका। कई प्रोजेक्ट्स इसमें जैसे PEF-FAR, प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, फीड द फ्यूचर टारगेटिंग हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, पावर अफ्रीका, मतलब इसमें एक्सपैंड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वाटर फॉर वाटर एक्ट, वाटर क्लीन वाटर प्रोवाइड करना। तो ऐसे कई सारे जो है आप कह सकते हैं कि कई प्रकार के जो आपके इनिशिएटिव्स लिए आपके गए हैं। अब ये है तो यहाँ पे देखो कई सारे डिफरेंट अलग अलग एजेंसीज एंटिटीज़ हैं, उनसे कोलैबोरेट करना, सरकारों से, NGO से, लोकल बॉडीज़ से, इसके माध्यम से करके बहुत सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको मीट करना। कई केस स्टडीज़ भी हैं जिसमें सक्सेसफुली चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप बंद कर दोगे तो उससे क्या होगा कि मतलब जो भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट वो रुक जाएंगे। ये है, ऑल्दो ये ज़रूर से डिस्कशन हो सकता है कि हाँ क्या हम एफिशिएंटली उसको, जो भी पैसा है क्या हम उसको एफिशिएंटली, जो भी टारगेट हम जिनको कर रहे हैं क्या हम एफिशिएंटली उन तक पैसा को पहुंचाया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, दैट वी कैन डिस्कस। ठीक है, ओके। कीवीज रीथिंक डीप सी माइनिंग बैन। तो न्यूजीलैंड शिफ्ट इन डीप सी माइनिंग पॉलिसी। तो डीप सी माइनिंग जो समुद्र के बहुत नीचे जो माइनिंग है, तो उसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं। डीप सी माइनिंग को बैन करने का रीज़न है कि जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक फैक्ट ये है। दूसरा ये कहा गया कि जब बैन किया गया तो एक डिबेट ये भी चालू हो गया कि यार इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होगा। डीप सी माइनिंग से बहुत सारे मेटालिक नोड्यूल आप निकालते हो, जो मेटालिक नोड्यूल होते हैं उससे बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि यूज़ होता है, जैसे कॉपर, जिंक, ऐसा जो कि यूज़ होता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि देखो कौन सा देश है जो इसको बैन किया है, तो न्यूजीलैंड है। ये IR बेस्ड टॉपिक आपके लिए बन सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ आप रीड कर सकते हो। इसमें देखो कई सारे देश में से नाउरू, टोंगा उन्होंने सपोर्ट किया है, और कुछ लोग जो है उन्होंने अपोज किया है, जैसे पलाऊ, समोया और ये सब जो है इन्होंने अपोज किया है। तो इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट के इम्पैक्ट की वजह से ये कदम जो है उठाया गया। तो एक तो एनवायरमेंटल कंसर्न है, क्योंकि माइनिंग करोगे समुद्र के अंदर तो पूरा जो जीव है वो अफेक्ट होंगे, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो उससे कोस्टल रीजन जो है वो अफेक्ट होगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ भी ऑल्दो है ना कि जो माइनिंग से आप जो एक्सट्रैक्ट करोगे उसका कई इकोनॉमिक लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो, और कई सारे देशों के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे चाइना भी कई सारी जगह पे कई छोटे छोटे आइलैंड्स पे अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। उसका एक जो ऑब्जेक्टिव डीप सी माइनिंग भी है कि वहाँ से कई चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है या रिसोर्सेज को कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम इंडस्ट्रियल बूम ड्राइव्स ग्लोबल कोल इम्पोर्ट टू अ हाई। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने ऐड किए। देखो ये सब चीज़ें ना आपके आर्गूमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी आपको मतलब जैसे कोई चीज़ लिखते हो तो IR का मतलब इवन इफ यू आर राइटिंग सर्टेन थिंग, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्शन आपके माइंड पे बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो एक तरफ आप आर्गूमेंट दे रहे हो कि यार हम कार्बन न्यूट्रलिटी और ये सब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वियतनाम को देखो चुपचाप जो है बहुत सारा अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर के माध्यम से कर रहा है, मतलब जो कोल की बर्निंग होती है उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक मैटर, तो ये आर्गूमेंट आप दे सकते हो, ये चीज़ आर्गूमेंट कि वियतनाम में ऐसा होता है इसलिए मैंने पॉइंट ऐड किया। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का रोल ही यही होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वियतनाम एनर्जी एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात करो तो यहाँ पे वियतनाम थर्मल कोल इंपोर्ट जो है वो आपका बढ़ा है। थर्मल कोल बढ़ा है तो इसका यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आपका कार्बन एमिशन बहुत अधिक होगा। तो कोल कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इट हैज़ सरपास चाइना, तो ये भी लगातार है। तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बहुत अधिक है। तो अब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आपको करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू, वो भी कंटिन्यूस बेसिस में रहेगा कि बिना एनर्जी के तो चीज़ें नहीं कर सकता है बहुत सारे इकोनॉमिक लेवल पे। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती जाएगी, आप और कोल इंपोर्ट करोगे, कोल बर्न करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, ये सब चीज़ें जो है आपकी होती रहेंगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो जब भी मान लो क्लाइमेट से रिलेटेड बात करते हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करते हो, पॉलिसी के फ्रेगमेंटेशन की बात करते हो कि देश कैसे कैसे अपने अपनी हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, तो उस पर ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, तो आप अगर अभी तक हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से हिस्सा बने। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही चीज़ करें। तो एक तो आप PT 730 है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। PT 730 इस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में सुपर रिटेन साइंस टेक का कोर्स है, सेपरेट हिस्ट्री रिवीजन बैच है, ये सब है। कोड यूज़ करोगे UPSC लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कल भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 60 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। ये पूरा कंटेंट स्टैटिक भी है और 2 साल करंट अफेयर्स भी है। पूरा कंटेंट आप फॉलो करें, पढ़ें, है ना, कहीं से भी पढ़ रखे हो, अगर उन लेक्चर्स को भी देख लोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये सब, ये मोर देन 120-130 लेक्चर्स चले जाएंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से करो लेक्चर ऑलरेडी, बस आपका काम ये है कि उनको आप देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ये सारी चीज़ें। तो इस सब के लिए UPSC लाइव कोड यूज़ करो, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आप डाउनलोड देख सकते हैं, दैट इज हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। 5M सीरीज में सब चीज़ें कवर्ड हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, डीप सी माइनिंग इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट विदाउट कॉस्ट। सो ये भी आप अपने आंसर लिखें, राइट डाउन द आंसर एंड गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। अगर आप इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आकलन प्लस या फिर एसए के कोर्स का हिस्सा है तो आप यू कैन गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब इसमें